सो लास्ट चैप्टर में जैसे अपन ने पढ़ा था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जब अपन करते हैं नॉन लीनियर मैटर में, नॉन लीनियर फॉर्म में, तो दैट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो कल मैंने जैसे बताया था कि मेजर टू फॉर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर की, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर में हम पढ़ते हैं एरे और लिंक लिस्ट को, नॉन लीनियर में होता है आपका ट्री और ग्राफ। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन पहला वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो हियर इट इज अ फॉर्म कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा जो होता है वो नॉन लीनियर में, यानी कि यहाँ से डेटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और डेटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो जैसा मैंने लिंक लिस्ट में बताया था कि डेटा जो होता है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से लीनियर फॉर्म में होता है। लेकिन नॉन लीनियर में इस तरह से होगा। उसके बाद में अपन ने ये सारी टर्म्स डिस्कस करी थी। देन आफ्टर वी कम्स ऑन बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? जैसे ये एक बाइनरी ट्री भी है और ट्री भी है। बाइनरी ट्री इसलिए है क्योंकि इसके एक पेरेंट के दो चाइल्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी। कि मैक्सिमम दो चाइल्ड जिस जिस ट्री के अंदर हैं, ठीक है ना, रूट के बाद या उसके आगे। तो इसके आगे भी देखो, इस बी के जो डी और ये दो ही चाइल्ड है, या ई के बाद एक चाइल्ड है। तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। दैट कम्स इन बाइनरी ट्री। और अगर किसी ट्री के अंदर दो या एक, दो या दो से ज्यादा अगर हैं, तो उसको हम ट्री भी बोलेंगे, और बाइनरी ट्री उसको नहीं बोल सकते। बाइनरी ट्री इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दो से ज्यादा है। दो से अगर कम है तो उसको हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आएंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, वो सबसे पहले अपन को समझना है कि इसका फॉर्म क्या है, क्यों ये बाइनरी ट्री से और ट्री से डिफरेंट है। तो जैसा मैंने कल बताया था कि जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, तो जो वैल्यूज हैं उसको जब हम ट्री की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ट्री की फॉर्म में जब आप स्टोर कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री ये बोलता है कि रूट नोड पे जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, रूट नोड पे जो वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके लेफ्ट, पूरे लेफ्ट ट्री में उससे बड़ी वैल्यूज जाएगी, और उसके सॉरी, लेफ्ट ट्री में सबसे छोटी, सारी छोटी वैल्यू जाएगी, और राइट ट्री में उसके सारी बड़ी वैल्यू जाएगी उस वैल्यू से, रूट वैल्यू से। यहाँ पे देखो 27 से इस तरफ जितने भी हैं, ये जो हम देख रहे हैं, इस तरफ जितना भी है ये 35, 31, 42, तो ये इसके क्या है, राइट में है। तो सारी बड़ी वैल्यूज है 27 से, और 14, 10, 19, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी छोटी वैल्यू 27 से। अगेन इसके जब आप आगे वापस आप किसी नोड पे जाओगे, तो उसके अगर मान लो चाइल्ड हैं, तो उसके लेफ्ट में सारी छोटी वैल्यू होगी और उसके राइट में सारी बड़ी वैल्यू होगी। तो इट मींस व्हाट, कि बाइनरी सर्च ट्री में पेरेंट नोड जो भी है, उसके लेफ्ट में हमेशा उससे छोटी वैल्यू रहेगी और उसके राइट में हमेशा बड़ी वैल्यू रहेगी। तो देखो 27 के राइट में 35 बड़ी है और 14 छोटी है। वापस 14 पे आओगे तो 14 के लेफ्ट में 10 है और राइट में 19 है। सो अगर मैं वन बाय वन वैल्यू को एक्सेस करूं और उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं कि वो बाइनरी ट्री में कैसे जाएगी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, उसमें आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है 67, 34, 78, 33, सॉरी 22, 99, 11, 33, 77, सॉरी 88, 100। मान लो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमें स्टोर करवानी है टी डेटा स्ट्रक्चर में। तो डेटा, जैसे हम अगर लिंक लिस्ट की बात करें या एरे की बात करें, तो ये तो क्या होगी, सीक्वेंस में स्टोर होगी। इसमें बड़ी वैल्यू का बड़ी छोटी का कोई इशू होता ही नहीं है उसमें, कि जो वैल्यू पहले आएगी वो पहली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू आने वाली उसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी। लेकिन जब अपन इसको टी डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इन सारी वैल्यूज को टी डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले आ रही है 67। तो सबसे पहली जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारा रूट नोड बनेगी। तो हियर इफ आई टेक, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ ताकि क्या रिप्रेजेंट करने में आसानी रहेगी हमको। तो अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, मान लो 67। तो 67 ये मेरी फर्स्ट वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप नोड को सर्कुलर में भी स्टोर बता सकते हो और रेक्टेंगल फॉर्म में भी बता सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो 67 पहला हमारा रूट नोड बन गया। अब आ रही मेरी 34।
तो 34 67 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है, ठीक है। छोटी है तो रूल क्या बोलता है बाइनरी सर्च ट्री का कि उसके लेफ्ट में जाएगी। सो 34 चला गया लेफ्ट में, सो आई हैव टू पुट हियर शीप्स दिस वन, ओके। और इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल V कर देता हूं और ये मेरी वैल्यू हो गई 34। 34 से हो गया। नेक्स्ट वैल्यू मेरी आ रही है 78। 78 आ रही है, 78 इससे बड़ी है 67 से, तो कहाँ जाएगी? इसके राइट में जाएगी। सो सेम थिंग, कंट्रोल V और ये चली गई मेरी 78। इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ ताकि वो क्या रहेगा कि इसको भी थोड़ा दूर रख लेते हैं अपन। ओके 67 इसके राइट, 78 हो गया, तो 78 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द 78। नाउ नेक्स्ट वैल्यू आ रही मेरी 22। 22 इससे बड़ी है कि छोटी है? देखो जब भी इंसर्ट होगा तो सबसे पहले रूट से शुरू करेगा, ये नीचे से ऐड नहीं करेगा, क्योंकि देखो जब भी अपन किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जड़ से चढ़ना होता है, ठीक है ना। या हम कोई उसको खाद पानी बीज कुछ भी दे रहे हैं तो वो हमेशा जड़ से जाता है। तो हमें भी इसमें यही मानना है कि हमें रूट से शुरू करना है। देखो जब भी इंसर्ट होगी वैल्यू तो उसको सबसे पहले उसकी प्रॉपर पोजीशन पे जाना पड़ेगा अपन को, कि उसकी प्रॉपर पोजीशन कौन सी है, कि उसको कहाँ इंसर्ट किया जाए, उसके ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट किया जाए, राइट में इंसर्ट किया जाए, या रूट पे इंसर्ट किया जाए। तो जैसा मैंने बताया कि पहली वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपकी रूट पे जाएगी, चाहे वो कितनी ही छोटी है चाहे वो कितनी ही बड़ी है, जो पहली वैल्यू होगी हमेशा रूट बनेगी। तो 67 रूट बन गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू आ रही है तो हम जाएंगे रूट पे, चेक करेंगे कि रूट से बड़ी है कि छोटी है। बड़ी है तो हम उसके जाएंगे राइट में, छोटी है तो लेफ्ट में गए। अगर लेफ्ट में खाली जगह है, जैसे 34 अगर मैंने इंसर्ट नहीं किया तो उस समय था क्या था, लेफ्ट में कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमने क्या किया 34 को लेफ्ट में डाल दिया। उसी तरह से राइट में होगा कि 78 डाला तो 78 पहले राइट में कुछ नहीं था रूट के अलावा, तो राइट में क्या डाला फिर 78 डाला, ठीक है ना। अब क्या है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 22, वो हमें इसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे सबसे पहले चेक करेंगे रूट से बड़ी है कि छोटी है। चलो छोटी है तो आए 34 पे, 34 से वापस चेक करेंगे 34 से बड़ी है कि छोटी है, इससे भी छोटी है तो इस 34 के लेफ्ट में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो 22 कहां जाएगा? 34 के लेफ्ट में जाएगा। नेक्स्ट 99 आया तो 99 कहां जाएगा? चेक करेगा रूट से बड़ा है, हाँ है, आगे गया राइट में, फिर 78 पे। फिर 78 पे चेक किया, 78 से बड़ा है, हाँ 78 से भी बड़ा है, तो किस में जाएगा? इसके राइट में जाएगा, राइट में। ठीक है। सो दिस विल बी आवर स्ट्रक्चर। ओके, नाउ 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो 11 67 से छोटा है, 34 से छोटा है, 22 से भी छोटा है। ये कहां जाएगा? इसके लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में। ओके, सो 11 विल बी स्टोर हियर। ओके, नेक्स्ट आ रहा है मेरा 33। 33 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन 22 से बड़ा है। तो जैसे ही 22 से बड़ा है तो 22 के किस साइड जाएगा? ये राइट साइड में जाएगा। तो हियर आई विल स्टोर 33 हियर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आ रही मेरी 88। 88 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन 99 से छोटा है। 99 से अगर छोटा है तो कहाँ स्टोर होगी वैल्यू? यहाँ स्टोर होगी। यहाँ पे गए और
इसको मैंने कंट्रोल सी भी किया, कंट्रोल जेड वी किया, इसको यहाँ जोड़ दिया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 88। ओके, एंड नेक्स्ट 100, 167 से बड़ा है, 78 से बड़ा है, 99 से भी बड़ा है। सो कहाँ आ जाएगी वैल्यू? इसके राइट में आ जाएगी। So this will be our structure. हंड्रेड कहाँ स्टोर हो जाएगा? यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा। जो वैल्यू आ रही है, सबसे पहले वैल्यू हमारी रूट वैल्यू बनेगी, उसके बाद में आने वाली वैल्यू कंपेयर होती जाएगी और अपनी प्रॉपर पोजीशन पे प्रॉपर पोजीशन ढूंढती जाएगी और जहां पे उसको प्रॉपर पोजीशन मिल जाएगी वहां पर स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हमने सिंपली कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन जब अपन प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक है ना, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई रूट नोड अगर नल है तो हम उसको वहां पे स्टोर करें? कैसे पता पड़ेगा कि भाई ये रूट पहली वैल्यू है? ठीक है ना, तो पहली वैल्यू कैसे पता पड़ेगा कि भाई 67 जो आ रही है वो पहली वैल्यू है या दूसरी वैल्यू है? वो भी अपन देखेंगे प्रैक्टिकली उसको कैसे किया जाएगा। फिर उसके लेफ्ट में हमें कनेक्ट करने के लिए हमें इसके लिए लेफ्ट में पॉइंटर चाहिए, राइट में कनेक्ट करने के लिए राइट में पॉइंटर चाहिए। ठीक है ना, जैसा हमारे लिंक लिस्ट में था कि भाई वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो लेकिन उसकी नेक्स्ट वैल्यू से जब कनेक्ट होना है तो हमें एक पॉइंटर रखना पड़ता है आगे की साइड में। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें दोनों तरफ पॉइंटर रखने पड़ते हैं क्योंकि हमें दोनों डायरेक्शन में स्टोर करवाना है, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी होती है। सो थिंग्स आर हियर कि ये तो एक जनरल फॉर्म है कि भाई हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। एंड अगर मैं इसको प्रॉपर बात करूं, ठीक है ना, कि जब मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो हर एक नोड जो है, ये हर एक नोड, इसके लेफ्ट और राइट में दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है लेफ्ट की तरफ और एक होता है राइट की तरफ। ठीक है ना, और लेफ्ट को हम लेफ्ट चाइल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और राइट को हम राइट चाइल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि अगर मैं इस पे एक बड़ा शेप बनाऊं कि इस तरह से, ये ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ऑर्डर सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से होगी, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हर एक नोड पे होगा। जैसे 67 के ये लेफ्ट चाइल्ड से ये कनेक्ट है और राइट चाइल्ड से ये कनेक्ट है। तो ये दोनों क्या है, लेफ्ट और राइट, ये दोनों जो बॉक्स दिख रहे हैं दैट आर पॉइंटर्स। क्योंकि हमें पता है कि रैंडम मेमोरी एलोकेशन में अगर हमें किसी दूसरे वेरिएबल को रेफरेंस करना है या दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना है तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। और वो हम कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे, वो सब अपन आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक नोड पर तीन चीजें होगी। जैसे हमारे लिंक लिस्ट में नोड के लिए थी कि भाई एक तो डेटा पार्ट था और एक पॉइंटर पार्ट था। तो डेटा पार्ट में तो हम जो वैल्यू यूजर डाल रहा है वो स्टोर करवाते थे। वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वो वैल्यू किसी का रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, या मल्टीपल वैल्यू भी आप स्टोर करा सकते हो। लेकिन हर एक नोड पे एक जो होगा वो एड्रेस पार्ट होगा, वो पॉइंटर पार्ट होगा, जो क्या करेगा, किसी नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है कि नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, हमारे पास में दो डायरेक्शन है। लिंक लिस्ट और एरे में एक ही डायरेक्शन था, यहाँ पे दो डायरेक्शन है, हम लेफ्ट में जाए या राइट में जाए। तो वहां पे हमारे पास दो नोड हमेशा होंगे हर एक नोड में। वहां पे तो हमारे सिंगली में एक ही था और डबली में डबल था। और वो भी क्या था कि डबली में डबल होने के बाद भी वो या तो इस डायरेक्शन में कर रहा था या इस डायरेक्शन में कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, वापस उसमें भी वापस ब्रांचिंग है, आगे जाने के बाद भी वो वापस दो डायरेक्शन में जा रहा है। सो every node will have three part. One is data part, that is the center one, and two are left and right child. ठीक है ना, राइट चाइल्ड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राइट चाइल्ड पॉइंटर होगा और लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर होगा। सो हाउ वी विल गोज हियर। और सबसे पहली बात कि रूट नोड जो है वो पहला नोड होता है, उसके बाद में आने वाले नोड उसके नीचे कनेक्ट होते हैं। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई रूट नोड पे कोई नोड है, रूट किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा हमारा उसमें था इंग्लिश के अंदर स्टार्ट वाला नोड, कि भाई होम या स्टार्ट वाला जो नोड है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हाउ वी विल गोज फॉर अ प्रैक्टिकल वन। सो हम चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ एंड
here we are having our editor. ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है? यस सर। ये हमारा एडिटर हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक नोड बनाना पड़ेगा जिसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, एंड हैश इंक्लूड conio.h. so these are our two header files that we generally use. उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बनाना है struct। अब मैं ट्री बोलूं तो मैं डायरेक्ट ट्री लिख देता हूँ, क्योंकि ट्री डेटा स्ट्रक्चर को काम में ले रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर का नाम ट्री दे दिया। अब ट्री के 3 पार्ट होंगे, एक तो होगा इंट डेटा पार्ट, डेटा, डेटा कहो, वैल्यू कहो, कुछ भी कहो, ठीक है ना। और 2 होंगे इसके पॉइंटर पार्ट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्ट्रक्ट लेफ्ट, सॉरी स्ट्रक्ट ट्री ट्री लेफ्ट, तो पॉइंटर लगाकर लेफ्ट लिखना पड़ेगा। ओके, एंड सेम थिंग वी आर हैविंग हियर कि स्ट्रक्ट, इसको कोमा लगा के भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें अलग अलग करना चाहिए ताकि समझने में आसानी रहे। स्ट्रक्ट राइट, कौन सी डेटा टाइप हुई? हाँ स्ट्रक्ट सर यहाँ पर डेटा टाइप है क्या? हाँ, स्ट्रक्ट जो है देखो मेरी बात सुनो, हम जो ये पॉइंटर बना रहे हैं, ये पॉइंटर भी उसी टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पॉइंटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस टाइप के वेरिएबल को इसको पॉइंट करना है, तो पॉइंटर भी उसी टाइप का हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हमें अगर किसी इंटीजर वेरिएबल को रेफरेंस करना है पॉइंटर से, तो हमें पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ट्री को पॉइंट करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को पॉइंट करेंगे, इसलिए हमें पॉइंटर भी ट्री टाइप का ही बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ हियर अब हमें क्या करना है, जैसे ये नोड बनाया, तो जब भी मैं इसको मेमोरी लोकेट करूंगा या जब भी मैं इसको यूज करूंगा, तो ये 3 पार्ट होंगे हमेशा इसके। जब भी हम इसको मेमोरी लोकेट करके इसको यूज करना चाहेंगे, तो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसके हमेशा 3 पार्ट होंगे, एक तो होगा डेटा पार्ट और 2 होंगे पॉइंटर पार्ट। एक होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक होता है राइट पॉइंटर। लेफ्ट इसके लिए नाम रखा मैंने, यहाँ पे पूरा आप लेफ्ट चाइल्ड भी रख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट ही रखा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेफ्ट रखा, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट को पॉइंट करेगा, राइट यानी कि राइट को पॉइंट करेगा, यानी कि 3 पार्ट बने, एक डेटा पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इंसर्शन को पढ़ना है। इंसर्शन को पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको फंक्शन बेस बनाऊंगा, ताकि आपको क्या है कि प्रोग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। तो हम सारी चीजें फंक्शन बेस करेंगे कि भाई इंसर्ट के लिए इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे, सर्च के लिए सर्च का फंक्शन बनाएंगे, डिलीट के लिए डिलीट का फंक्शन बनाएंगे। तो सारी चीजें हम फंक्शन से ही करेंगे। तो यहाँ पर भी मेरे को यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो वॉइड इंसर्ट ट्री नाम से मैंने फंक्शन बनाया। और इसमें क्या करूंगा, मैं हमेशा चाहूं तो मैं इसको सिंपली इस तरह से डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। चाहूं तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी पास करवा सकता हूं। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि आपको वैल्यू पास करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आप सर इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, प्रोटोटाइप देखो उस समय डिक्लेयर करना है, अगर आप उसकी डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद दे रहे हो तो आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हो। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी जब अपन ने स्टार्टिंग में रिवीजन किया था, और ये चीजें अपन ने तब भी पढ़ी थी जब अपन ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी इन आवर फर्स्ट ईयर। तो उस समय हमने पढ़ा था कि फंक्शन 3 तरह से होता है, एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर होता है फंक्शन डेफिनेशन, फिर होता है फंक्शन कॉलिंग। तो प्रोटोटाइप देना तब जरूरी है अगर आप उसकी डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद दे रहे हो, लेकिन अगर हम मेन फंक्शन से पहले उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं तो हमें प्रोटोटाइप देने की जरूरत
नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ जो यूजर डालेगा, तो वेल यूजर की वैल्यू के लिए मैंने इंटीजर ले लिया, उसको एंटर करवा देता हूँ मैं। तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, ठीक है, यूजर से वैल्यू इनपुट मांग ली और इसको स्कैन एफ करवा दिया, ठीक है ना। %d एम्परसेंड किसमें, वेल में, ये यूजर की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, यूजर की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या करना है अपन को, इस यूजर की वैल्यू जो यूजर ने डाली है उसको हमें ट्री के अंदर सेट करना है। जो यूजर ने वैल्यू डाली है उसको हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट करना है, उसको उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि रूट की क्या वैल्यू है। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर जब भी अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहला नोड रूट होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका एक डिफॉल्ट एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज द रूट, ठीक है ना। वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जहां से स्टार्ट करना है उसका एक कोई न कोई एक नोड होना चाहिए, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो। तो रूट को हम जब बनाएंगे वेरी फर्स्ट टाइम तो वो खाली रहेगा। अब खाली रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, जब पहली वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसको चेक करा देंगे क्या वो खाली है। अगर वो खाली है तो उसमें हम क्या डाल देंगे, हमारी पहली वैल्यू डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसको ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर के एंड करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टार रूट नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उसकी वैल्यू को क्या डाल देंगे, मैं नल डाल देता हूँ, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसकी वैल्यू को इस तरह से भी डाल सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करना है अपन को, इसको अलग से भी डाल सकते हो कि भाई जो सबसे पहली वैल्यू जो सबसे पहला पॉइंटर है हमारा, स्ट्रक्ट ट्री स्टार रूट इक्वल टू नल, ठीक है। तो नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले नल डाल दिया, या अगर मैं पॉइंटर में कुछ भी वैल्यू नहीं डालूंगा तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने रूट में नल क्यों डाला, क्योंकि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कम से कम एक ऐसा नोड होना चाहिए और वो नोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्टिंग हमारी होती है रूट से, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, रूट रख दिया। और रूट में नल क्यों डाल दिया, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की हुई है। वैसा ही है जैसा हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि अगर स्टार्ट की वैल्यू या होम की वैल्यू नल है, इसका मतलब है कि एक भी नोड इंसर्ट नहीं हुआ है। और जब अपन पहला नोड इंसर्ट करते हैं तो स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट को किसको पॉइंट करा देते हैं, हम उसको पॉइंट करा देते हैं जो हमने नया नोड क्रिएट किया है। अब जब मैंने वैल्यू इनपुट करवा ली, उसके बाद क्या करना है मेरे को, उस वैल्यू को पहले नोड के अंदर सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्ट्रक्ट दो पॉइंटर और डिक्लेयर करूंगा मैं, स्टार स्ट्रक्ट ट्री पॉइंटर करंट, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे इससे CUR इक्वल टू null, and again struct tree star parent equal to null। ये दो पॉइंटर क्या काम आएगा समझना, कि जब मैं मेरे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके अंदर जब मैं इनपुट कर रहा हूं तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस पे इनपुट किया, तो और जब मैं नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट करूंगा तो मेरे को करंट और पेरेंट दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक इसका एड्रेस चाहिए, एक इसका एड्रेस चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर करंट के नेक्स्ट में नल है, ठीक है ना, तो पेरेंट को यहाँ पर पेरेंट को यहाँ रखना है और करंट को यहाँ ले जाना है। फिर वापस अगर आगे जाना है तो करंट पेरेंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यानी कि करंट के अंदर पेरेंट आ जाएगा, यानी कि ये मान लो यहाँ पे करंट है तो वेरी फर्स्ट टाइम तो करंट और पेरेंट दोनों एक ही जगह रहेंगे, लेकिन जैसे ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तो करंट की जगह पेरेंट आ जाएगा और नेक्स्ट नोड पर करंट चला जाएगा। करंट यानी कि हम जिस जगह अभी प्रेजेंट हैं वो करंट, और उसके पीछे वाला जो नोड है दैट इज अ पेरेंट। तो वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्यों काम आएंगे ये अब आपको पूरे प्रोग्राम के बाद में क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दोनों की वैल्यू को नल सेट कर दिया, देन आफ्टर हमें एक टेम्परेरी नोड बनाना है जिसके अंदर हम डेटा डालेंगे, उसके बाद में हम इसको आगे प्लांट करेंगे। तो टेम्परेरी नोड जो होगा वो हमारा होगा स्ट्रक्ट ट्री टेम्प नोड या टी नोड बोल दूं मैं, सिंपली नोड बोल देता हूं कोई बात नहीं, इक्वल टू नोड बनाया मैंने, सिंपली नोड बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू को स्ट्रक्ट स्टार ट्री malloc size of struct tree, ठीक है। इस तरह से हम इसको मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अब इसको जो ये नोड बनाया हमने, ये नोड काम आएगा हमारे, सर स्ट्रक्ट ट्री के लिए लो ये वाला ओके, स्ट्रक्ट ट्री स्टार रूट नो रूट, मैंने बताया ना कि जो पहला नोड है वो हमें पहले सबसे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक रखने के लिए हमने उसको नल इनिशियलाइज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें पहला नोड आइडेंटिफाई करना है कि पहला नोड अगर नल होगा तो हम उसमें वैल्यू डालेंगे, लेकिन अगर पहला नोड होगा ही नहीं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसमें नल है या वैल्यू कुछ और पड़ी हुई है। तो हमेशा लिंक लिस्ट हो चाहे ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो, उसमें वेरी फर्स्ट नोड जो होता है वो हमेशा नल रहता है। नल इसलिए नल क्यों रखते हैं उसको, कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई नोड इंसर्ट हुआ है या पूरा का पूरा खाली पड़ा है। यानी कि रूट की वैल्यू अगर नल रहेगी इसका मतलब अभी तक एक भी नोड हमारे ट्री के अंदर नहीं डाला गया, तो रूट उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद क्या है, देखो ये नया नोड बना। अब ये नया नोड क्यों बना? क्योंकि हम इस नोड के अंदर हमारी वैल्यू को सेट करेंगे। तो जो नोड है तो हम यहां बोल देंगे नोड ऑफ डेटा इक्वल टू वेल, ठीक है ना, नोड ऑफ लेफ्ट इक्वल टू नल, नोड ऑफ RIGHT राइट इक्वल टू नल। अब इस चीज को समझना कि मैंने वैल्यू इंसर्ट करी, ठीक है, उसके बाद में मैंने टेम्परेरी नोड बनाया, ठीक है ना। इस चीज को एक बार भूल जाओ, ये जो मैंने लगा रखा है इसको एक बार भूल जाओ आप, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो वैल्यू मैंने इंसर्ट करी उसको मैंने एक नोड के अंदर सेट किया। नोड के अंदर सेट करने के लिए पहले क्या है, हमें नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने ट्री का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या ऑब्जेक्ट बनाया? स्ट्रक्ट ट्री नोड नाम से। नोड का जो ऑब्जेक्ट बना है, इस नोड के पास में 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको मेमोरी एलोकेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके पास में 3 चीजें हैं, ठीक है। रैंडम मेमोरी एलोकेशन है, यानी कि उसके अंदर पॉइंटर्स अवेलेबल है। इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। और मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है मेलॉक, मेमोरी एलोकेशन, मेलॉक का मतलब, ठीक है। और उसका सिंटैक्स यही होता है कि उसके आगे हमें उस स्ट्रक्चर का नाम देना है, देन आफ्टर हमें साइज ऑफ उस स्ट्रक्चर की साइज देनी है। तो ये उसका सिंटैक्स है मेलॉक का, ठीक है ना। तो क्या होगा कि नोड को जितनी मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए कि ट्री के अंदर जितना डेटा है। अब ट्री के अंदर कितना डेटा है, एक तो इंटीजर है और 2 पॉइंटर है। तो पॉइंटर को तो वो सिंपली पॉइंटर बना देगा और इंटीजर को 2 बाइट अलोकेट कर देगा। तो वो साइज किसके पास आ गई? नोड के पास आ गई। अब क्या है, उसके डेटा पार्ट में हमने वैल्यू डाल दी जो हमने यूजर से इनपुट करवाई थी, और उसके लेफ्ट और राइट पार्ट में हमने इनिशियल लेवल पे नल डाल दिया, ठीक है। इनिशियल लेवल पे नल डालने से क्या हो जाएगा कि अब देखो ये जो आ रहा है, ठीक है ना,
इनिशियल लेवल पे नल डालने से क्या हो जाएगा कि होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो सबसे पहला नोड बनेगा, यहाँ पे आप समझो इसको कि जो पहला नोड बनेगा दैट इज, हम इसको इस तरह से समझें कि पहला नोड बना, तो पहला नोड कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया कि रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये रेक्टेंगल है मेरा, ये पहला नोड बना, ठीक है ना। अब पहला नोड बनेगा तो उसके 3 पार्ट रहेंगे। क्यों 3 पार्ट रहेंगे, क्योंकि हमारे इसके अंदर जब मैंने ट्री बनाया, जब ट्री को डेटा स्ट्रक्चर को क्लियर किया था ऊपर, तो यहाँ पे 3 पार्ट थे, देखो डेटा, लेफ्ट और राइट। तो इसके अंदर भी 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो सेंटर में रहेगा डेटा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और उसको बता देता हूँ मैं आपको कि ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे सबसे पहले मान लो कोई भी डेटा डालूंगा तो ये डेटा पार्ट रहेगा, तो डेटा डाल देता हूँ मैं, ये डेटा हो गया, ठीक है। और जो मेन होगा दैट इज रेक्टेंगल पार्ट से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, ये पूरा नोड है, उसमें एक पार्ट हो गया डेटा, दैट इज डेटा, और 2 होंगे हमारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसको मैं ऑर्डर डाल देता हूँ सेंड टू बैक। एक डेटा पार्ट हो गया, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट को भी मैं टेक्स्ट बॉक्स से डाल सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। तो ये हो गया आपका लेफ्ट राइट पार्ट, RIGHT, और कंट्रोल वी, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो हर एक नोड में ये 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट और डेटा पार्ट, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी यूजर की, एक लेफ्ट पार्ट रहेगा राइट, यानी कि इस स्टेटमेंट से ये चीज हो रही है। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा ना, स्ट्रक्ट ट्री नोड, स्ट्रक्ट स्टार ट्री मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट ट्री, इससे क्या हो रहा है, एक नोड नाम से बन रहा है, यानी कि इसका नाम क्या है, नोड है। इसका नाम क्या है, इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम नोड है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी भाई, कैसे जब अपन इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक नोड बना, ये पूरा एक नोड बना। अब इसके क्या है, डेटा पार्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोड ऑफ डेटा इक्वल टू वेल किया था। तो जब ये स्टेटमेंट आएगा नोड ऑफ डेटा इक्वल टू वेल, ठीक है ना, तो क्या होगा कि नोड के डेटा पार्ट में जो यूजर ने वैल्यू डाली, तो मैंने जैसे अपन ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं 67 डाला, तो 67 कहां चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है ना। अब लेफ्ट और राइट क्या है, 2 पॉइंटर पार्ट है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, ये क्या करेंगे, किसी दूसरे नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब अपन पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके हमेशा लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा, नल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में, यानी कि इस पार्ट में क्या रहेगा, नल रहेगा, और इस पार्ट में भी क्या रहेगा, नल रहेगा। तो ये पहला नोड बना, ठीक है ना। ये तो इंडिविजुअल नोड बना, अभी तक ये ट्री में सेट नहीं हुआ है। तो हम ट्री को इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, वो अपन कल क्लास में देखेंगे, अभी टाइम ओवर हो गया है, अपग्रेड के लिए बोल रखा है इसने, लेकिन इसको अपन कल देखेंगे कि भाई ये नोड तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन हम इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि ये अभी तो इंडिविजुअल नोड बना है, लेकिन हम उसको इस तरह के स्ट्रक्चर में कैसे सेट करेंगे। तो पहला नोड बना है तो उसको हम रूट बनाएंगे, फिर उसके बाद में आने वाली वैल्यू को हम इसके लेफ्ट में जोड़ेंगे, आने वाली वैल्यू को राइट में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे अपन नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर देखेंगे। गेटिंग समझ में आया है?
Yes, sir. Okay, so this was all that कि हम कैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को काम में लेते हैं। आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। अपने नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि कोई भी नोड अपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंक्लूड होता है। गिरजेश, आप मेरे को फाइल चेक नहीं करी कल? हेलो।